हेलो बच्चों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल विकास ट्यूटोरियल पे। तो एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी, अभी आप लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि 1.1 के बाद आपकी सेकेंड लेक्चर शुरू होता है, यानी 1.2 के लिए। तो 1.2 को पढ़ने से पहले आप लोगों को पढ़ना होगा कुछ थ्योरियाँ। तो उन थ्योरियों में क्या था, पहले आप लोगों ने अभाज्य गुणनखंड पढ़ा। अभाज्य गुणनखंड से आप लोगों ने जाना कि किस प्रकार से हम संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक, तो इसी स्टेप को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो देखो भाई, हम बात करेंगे थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे विकास ट्यूटोरियल ऐप को भी इंस्टॉल कर लें, जो आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। अगली कंडीशन आती है कि अगर आप क्या करते हो, हाँ, अगर आप पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हो, पीडीएफ को प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल विकास ट्यूटोरियल इंस्टीट्यूट नाम से है, उसको आप लोग सर्च करके वहाँ पे जुड़ जाइए। तो आपके पास डेली क्लासें और डेली का नोट्स वहीं पे मिलता रहेगा। ठीक, तो थोड़ा सा हम फिर बात करेंगे कुछ अभाज्य गुणनखंड के बारे में। तो अभाज्य गुणनखंड में होता क्या है, देखो भाई, हमने कल इसे पिछली क्लास में बात किया था कि अभाज्य गुणनखंड होते क्या हैं, यानी अभाज्य संख्याएं क्या होती है। सबसे पहले यानी कोई भी आपको नंबर दे दिया गया है, उसको अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त करना। जैसे मान लेते हैं आपके पास 16 नंबर कोई है, जैसे मान लेते हैं आपका कोई नंबर 16 है। 16 को कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, तो आप लोग इस तरह से करते हो ना, 16 का 2 8 16 करते हो, 2 चौक 8 करते हो, 2 दूनी 4 करते हो और 2 1 यानी यहाँ से पूछेगा कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या केवल 1 होगी, उसी की पावर क्या लिखते हो आप, 4 लिखते हो। समझ में आई बात। देखो भाई, अब इसमें क्या होता है कि अब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप क्या करते हो, एचसीएफ निकालते हो और एलसीएम निकालते हो। तो आपके पास मान लेते हैं एक एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल मान लेते हैं, ले लेते हैं 96 और 404। देखो एग्जाम्पल से कह रहा है कि 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 96 है, कोई संख्या है, क्वेश्चन है आपका कि 96, 404 का आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो जब एचसीएफ आ जाएगा तो आपको एलसीएम भी वहीं पे ज्ञात करना होगा। अच्छा, तो देखो भाई, इसको कहते क्या है, पहले आप अभाज्य गुणनखंड करते हो इस तरह से। अभाज्य गुणनखंड विधि कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका एचसीएफ ज्ञात करो। तो देखो एचसीएफ में होता क्या है, आप लोगों ने हमको बताया था कल, यानी पिछली क्लास में। एलसीएम क्या होता है कि एलसीएम को यानी अभाज्य गुणनखंड करते हो तो अभाज्य गुणनखंड से जो चीज़ें कॉमन मिलती हैं उसको भी लाते हो, और नाराज ना हो कोई चीज़ तो उसको दोबारा फिर जो चीज़ बच जाती है उसको भी हम ले लेते हैं। लेकिन एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं वहाँ से जो चीज़ें मैक्सिमम कॉमन मिलती हैं, यानी जो चीज़ें कॉमन मिलती हैं हम उसी को एचसीएफ के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो आते हैं, बात करते हैं, आपको करना है 96 का अभाज्य गुणनखंड। तो 96 का जब अभाज्य गुणनखंड करोगे तो इस तरह से कुछ करोगे, तो काटते हैं ना, 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 8 16 होता है। फिर अगला नंबर आता है 2, 2 दूना 4, 2 चौक 8 होता है। फिर अगला नंबर आता है 2 से, यही होगा ना, 2 चौक 8, 2 8 16, फिर 12 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। यानी 96 को आप इस तरह से लिख सकते हो, किस तरह से, 96 का जब अभाज्य गुणन किए हो तो 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर लिख सकते हो 5 इंटू 3 की पावर 1 हो जाएगी। क्लियर हुई बात। तो अगला आपका है 404। जब 404 को आपको अभाज्य गुणनखंड करना होगा तो इसी तरह से करोगे। तो 404 को जब अभाज्य गुणन करो तो भाई करो भाई, क्या आता है, 404 है का अभाज्य गुणनखंड करोगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है, तो 2 से काटोगे 2 दूना 4 होगा, 0 आ जाएगा, 2 दूना 4 होगा। फिर 2 से काटोगे
101 होगा। फिर अगला नंबर अब किससे कटेगा? 101 किससे कटेगा? 202 हो गया, यानी 2 दूना 4, 0 हो जाएगा, 2 दूना 4। फिर 101 आ गया, अब किससे कटेगा? 3 से काटोगे, 3 तरीके 9, 11 हो जाएगा, अब नहीं जाएगा। तो 101 से कटेगा क्या केवल? तो क्या आता है आपके पास? हाँ, अब ये केवल क्या करेगा? ये डायरेक्ट 101 से कटेगा, तो 101 से काटोगे तो 101 बार चली जाएगी भाग। बात समझ में आई? तो आप जब 404 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करोगे तो क्या मिलेगा? 404 का अभाज्य गुणनखंड मिला 2 की पावर 2 इंटू 1001। कह रहा है कि आपको HCF ज्ञात करो। तो HCF में क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जब HCF ज्ञात करना होता है तो आप लोग करते क्या हो? बस जो चीज़ें मिनिमम कॉमन मिलती हैं उसी को आप क्या करते हो? अपने HCF में रीलोड कर लेते हो। तो यानी आपके पास मिनिमम कॉमन क्या है? 2 की पावर 2 यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ 2 की पावर 5 है, ज़्यादा है, तो इसलिए हम क्या करते हैं? 2 की पावर 2 को कॉमन लेते हैं, तो यही आपका, जिसे बोलते हैं 4, आपका HCF हो जाएगा। ठीक, तो फिर कह रहा है जब HCF निकल गया तो आप LCM बताओ। तो यहाँ से देखो भाई, एक कंसेप्ट निकल के आता है कि एक संख्या आपकी 96 है, दूसरी संख्या 404 है, और आपका LCM HCF ज्ञात हो गया। तो आपको जब HCF बताना होता है तो हम फार्मूला लिखते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। एक फार्मूला होता है केवल दो संख्याओं के लिए, दो संख्याओं के लिए होती है बात, यह केवल क्या होता है? यदि आपको पहली संख्या दे दिया गया, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है LCM इंटू HCF। बात समझ में आई? तो यहाँ से देखने को क्या मिलता है कि अगर आपके पास कोई दो नंबर है, उनमें से कह रहा है कि दोनों संख्याएं दे दी गई हैं और उनका LCM या HCF दे दिया गया है, तो कोई एक चीज़ फाइंड कर सकते हो। तो एग्जाम्पल में हम मान लेते हैं आपके पास जो पिछले वाला उदाहरण था, वहाँ से आपकी पहली संख्या आ जाती है। पहली संख्या क्या थी? 96 थी। और दूसरी संख्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या आपकी क्या थी? 404 थी। तो यहाँ से भाई कंसेप्ट याद रखना, कंसेप्ट फर्स्ट आता है यानी LCM HCF और पहली संख्या। तो देखो दूसरी संख्या आपकी आ गई, वहाँ से आप लोगों ने HCF निकाला था। HCF कितना आया था? HCF पीछे वाले में अभी आप लोगों ने 96 और 404 का HCF क्या निकाला था? 4 निकाला था। तो जब 4 आया था हम क्या करेंगे? डायरेक्ट अब 4 आ गया। अब देखो आपके पास पहली संख्या मिल गई, दूसरी संख्या मिल गई और HCF मिल गया। तो जब पहली संख्या, दूसरी संख्या और HCF मिल जाता है तो हम करते क्या है संख्याओं का? बस इसी सूत्र पे आप रख देते हो। जब इसी सूत्र पे रखोगे तो क्या फार्मूला बनता है आपका? यही ना, पहली संख्या बोले तो 96 है, गुणे दूसरी संख्या बोले तो 404 है, बराबर क्या है? LCM आपको ज्ञात करना है, तो LCM को मान लेते हैं x के बराबर, तो x हो जाता है इंटू HCF आपका आ गया 4। ठीक, अब आपको x का मान चाहिए तो 4 को वहीं पे रहने दो, 96 हो जाएगा इंटू 404 हो जाएगा और नीचे आपका 4 हो जाएगा। अब इसको काटोगे तो 101 होगा, गुणा भाग करोगे तो x का मान क्या हो जाएगा? 96 एकम 96 होगा। बोलो भाई, 96 एकम 96 जो यहाँ 0 होता है वहाँ से 9 हासिल हो जाएगा, तो 9 यहाँ मिल जाएगा। अब 96 एकम 96 हो जाएगा, यानी 96 आपका LCM हो जाएगा। बात क्लियर? तो देखो भाई, यहाँ से एक कंसेप्ट निकलता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी दो संख्याएं दे दी गई हैं, तो वहाँ से आपको कंसेप्ट निकलता है, क्या निकलता है? जब आपके पास दो संख्याएं दे दी गई हैं तो उसमें पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा होता है। तो क्या कहेगा कि या तो इसमें या तो इसमें या तो इसमें किन्हीं तीन चीज़ों को दे देगा। क्या कहेगा? किन्हीं तीन चीज़ों को दे देगा, तो उसमें से एक चीज़ को फाइंड करना होगा। तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हो इस सूत्र के माध्यम से। बात क्लियर? तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखो भाई, अब एक सवाल पूछता है जिसमें आप डिविजिबिलिटी रूल पढ़ोगे, यानी विभाज्यता नियम पढ़ोगे। तो विभाज्यता नियम में
सेल्सियस में आप तो है मैक्सिमम में क्या क्या है, 2 3 4, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, 11 तक मैक्सिमम पढ़ लेते हैं हम लोग। अब तो 11 तक जब डिविजिबिलिटी रूल पढ़ोगे तो वहाँ से कंसेप्ट क्या निकल के आता है कि देखो सवाल पूछता है इस तरह से, सवाल पूछेगा कि मान लेते हैं कोई संख्या आपकी है 24, सवाल था आपका 24 की पावर n, यानी 24 की पावर n में लास्ट नंबर 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा। बात समझे? यानी हमारे कहने का अर्थ है कि जब आप 24 की पावर n बोले तो कोई एक नेचुरल नंबर है, कहता है कि 24 की पावर n का अंतिम अंक 0 होगा, इसी को आपको बताना है। तो देखो भाई, हम यहाँ से बात निकल के आती है क्या कि आपको सबसे पहले तो इकाई अंक पढ़ना होगा। इकाई अंक आता कैसे है? तो इकाई अंक किसी भी संख्या का हम निकालते हैं तो देखो क्या आता है, जब आप 4 का क्या करते हो, यहाँ से थोड़ा कंसेप्ट बनता है कि अगर 4 को आप यानी इकाई अंक मान लेते हैं 4 है, इकाई अंक यहाँ पे क्या है 4 है, तो 4 की पावर क्या करोगे, 4 की पावर n करते हो तो n बोले तो क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या आपकी शुरू कहाँ से होती है, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट होती है। तो देखो यहाँ से एक बात निकल के आती है कि अगर हम 4 की पावर मान लेते हैं 1 लेते हो, 4 की पावर 1 लेते हो तो 1 आता है। अगर यहीं पे 4 की पावर 2 लेते हो तब क्या आता है, इकाई अंक यहाँ पे लिखाएंगे हम, इकाई अंक। बात समझना, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सवाल बनता है। कहता है कि 24 की पावर n हाँ भाई, कहता है ना कि 24 की पावर n में इकाई का अंक 0 होगा, यानी जब आप उसका पावर किए हो, क्या किए हो, पावर किए हो। हाँ भाई ध्यान देना, यानी आप 24 की पावर n है तो 24 जो होगा वह 4 के पावर में भी आएगा n, तो 4 की पावर सबसे पहले होती है, तो 4 की जब पावर करोगे तो क्या आता है, तो जब आप करोगे तो देखो या तो n एक आपकी प्राकृतिक नंबर है, तो जब प्राकृतिक नंबर है तो प्राकृतिक नंबर शुरू कहाँ से होते हैं, 1 से होते हैं। तो 1 से जब होते हैं तो आप क्या करोगे, बारी बारी से जब अंक रखोगे तो वहाँ से एक कंसेप्ट बन जाता है। कंसेप्ट क्या बनता है अभी हम देखेंगे। तो देखो कंसेप्ट बनेगा यहीं पे, जब आप 4 की पावर 2 रखते हो तो 2 के बाद क्या आता है, इकाई अंक 16 होता है, तो इकाई अंक आपका 6 आ गया। अब यहीं पे आप 4 की पावर अगर 3 रखते हो तो 4 चौक को 16 चौक को 64 आता है, तो इकाई अंक क्या मिल गया, 4 मिल गया। यहीं पे जब आप 4 की पावर 4 रखते हो, क्या रखते हो, 4 की पावर 4 रखते हो, तो 4 चौक को 16 चौक को 64 चौक को 216 होता है। 64 चौक को देख लो, 64 गुणे 4, तो 4 चौक को 16, 4 छक्का 24, एक वो गलत हो गया, 256 होता है। ठीक, यानी 64 चौक को 4 चौक को 16, 4 छक्का 24, एक 25, 256। तो देखो 56 जब आ गया तो लास्ट अंक कितना है, 6 है। तो यहाँ से एक कंसेप्ट बनता है। कंसेप्ट क्या आता है आप लोग नोट करोगे कि यदि हम यहाँ पे एक कंसेप्ट तैयार होता है। कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट तैयार यह होता है कि यदि हम 4 की पावर n, जहां n सम संख्या, तब इकाई अंक 6 होगा। यहाँ पे देख रहे हो ना, जब 4 की पावर 2 आपकी क्या है, सम संख्या है, तो इकाई अंक भी आपका क्या आ गया, 6 आ गया। अब यहाँ पे 4 की पावर 4 भी सम संख्या है, तो इकाई अंक क्या आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ से एक कंसेप्ट निकलता है कि जब n हमारा सम होगा तो इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। ठीक, वहीं से अगली कंसेप्ट आती है बात, यानी सेकेंड वाली जब बात आती है, n बराबर आपका विषम नंबर मिल गया। क्या नंबर मिल गया, विषम नंबर मिल गया। तो जब विषम नंबर मिल गया तो इकाई का अंक तब क्या होता है,
इकाई अंक तब क्या होता है भाई, 4 होता है ये, बोलो भाई। तो यहाँ से एक कंसेप्ट बना, जब हमारे पास इकाई अंक यानी n का मान यानी जब पावर आपकी विषम संख्या होती है तब इकाई अंक क्या होता है, 4 होता है। बात क्लियर। इसी पर अगला सवाल बन सकता है, यानी 16 की पावर n कहता है कि 16 की पावर n में 16 की पावर n में अंतिम अंक 0 होगा। देखो एक और बात बनती है कि 16 की पावर अगर कुछ भी होता है, यानी 16 है तो उसमें 6 भी है, तो 6 की पावर अगर कुछ भी वहाँ से दिखाई देने को मिलता है तो 6 की पावर चाहे 1 हो चाहे अनंत हो, वहाँ से लास्ट में आपको देखने को मिलेगा कि वह केवल लास्ट में 6 देता है। यानी यहीं से कंसेप्ट बनता है, यदि n बराबर यानी 6 की पावर n, जहाँ n बराबर प्राकृतिक संख्या, कौन सी संख्या, प्राकृतिक संख्या, तब इकाई अंक n बराबर प्राकृतिक, तभी इकाई अंक हमेशा 6 होगा। आप कुछ भी कर लो, 6 कम 6 करोगे, 6 छक्का 36 करोगे, 6 छक्का 36 छक्का जो भी करोगे तो वहाँ से हमेशा इकाई का अंक क्या मिलेगा, 6 की पावर 1 करोगे तब भी 6 आएगा, 6 की पावर 2 करोगे तब भी इकाई अंक 6 आएगा, 6 की पावर 3 करोगे तब भी 6 इकाई अंक 6 आएगा। बात समझ में आई। तो यहाँ से सवाल बन जाता है कि आप बता दो कि 16 की पावर n में अंतिम अंक 0 पर समाप्त होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि नहीं होता है। क्या लिखोगे, नहीं होता है। बात क्लियर हुई। तो इस वाले कंसेप्ट को आप लोग ध्यान में रखना। तो ऐसे कंसेप्ट को क्या कहता है, बस सवाल पूछ लेता है 1-2 नंबर में तो वहाँ से बात आ जाती है। ठीक, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं, कुछ हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात आती है आपके पास डिविजिबिलिटी रूल में क्या आता है। देखो यह तो आपके सिलेबस में तो है, लेकिन डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता नियम डाल रहे, लेकिन छोड़ो जाने दो अंग्रेजी, विभाज्यता नियम। ठीक, जब विभाज्यता नियम को जानोगे तो वहाँ से आपको रूल पे, तो डिविजिबिलिटी रूल का प्रयोग कहाँ पे होता है, आप लोग किस तरह से जानोगे। हाँ, जब आप अभाज्य गुणनखंड करते हो, क्या करते हो, जब किसी संख्या का आप अभाज्य गुणनखंड करते हो तो वहाँ से सबसे छोटी संख्या आपकी 2 निकलती है। तो 2 निकलती है, फिर 3 निकलती है, फिर 5 निकलती है, फिर 7 निकलती है, फिर 11 निकलती है, 13 निकलती है, 17 निकलती है, ऐसे निकलने चलती है ना। तो आप लोगों को 11 तक तो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना होगा, उसी में सब आपको एडजस्ट हो जाएगा। तो देखो भाई कि आप अगर करते हो किसी संख्या से डिवाइड, तो डिवाइड करने से पहले यह सोचते हो ना कि यह संख्या किससे कटनी चाहिए। तो इसी काम को हम सरल करने के लिए आपके पास थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल को चर्चा करेंगे, यानी विभाज्यता नियम को चर्चा करेंगे। तो चर्चा करेंगे तो सबसे पहला नंबर आपका आता है 2। तो 2 को आप जब डिवाइड करना चाहोगे, यानी 2 का कंसेप्ट क्या बनता है कि 2 का जब कंसेप्ट बनता है यानी ये आपका फर्स्ट नंबर आता है, यानी नियम नंबर फर्स्ट, नियम फर्स्ट, जिसमें आप लोग पढ़ोगे 2 का विभाज्यता नियम। ठीक, 2 का विभाज्यता नियम होता क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा बात आप लोग ध्यान रखना कि क्या होता है कि यदि आपको दी गई संख्याएं, थोड़ा ध्यान देना आप लोग, यदि आपको दी गई संख्याएं हैं, संख्याएं इस तरह से दी गई हैं कि यदि लास्ट अंक, यानी जो भी संख्या आपको दे दिया गया, यहाँ से यहाँ तक इतनी बड़ी संख्या दे दी गई, लेकिन हम लास्ट अंक पे बात करेंगे। क्या करेंगे, लास्ट अंक पे बात करेंगे। जब लास्ट अंक आपका 0 मिल जाता है, जब लास्ट अंक आपका 2 मिल जाता है, जब लास्ट अंक आपका 4 मिल जाता है, जब लास्ट अंक आपका 6 मिल जाता है, जब लास्ट अंक आपका 8 मिल जाता है। बात समझे कुछ, यानी हमने कहा कि आपके पास इतनी बड़ी संख्या रही होगी या इतनी बड़ी संख्या रही होगी या इतनी बड़ी संख्या रही होगी,
इसको अगर 2 से डिवाइड करना होगा तो लास्ट अंक हमको केवल देखना होगा, क्या अंतिम अंक केवल देखना होगा, वहां से आपको बताना होगा कि यह संख्या 2 से कट सकती है कि नहीं कट सकती है। तो देखो हमें करना क्या होगा कि लास्ट अंक जब देखोगे तो वहां लास्ट अंक में या तो 2 होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए, या तो 8 होना चाहिए। इसके सिवा यानी इसके सिवा जो भी अंक आएगा वो हमें पता कर देगा कि इसके अलावा कुछ भी अंक आए, जैसे मान लेते हैं 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, यही सब बच रहे हैं ना। तो यह जब लास्ट अंक पे आ जाएंगे तो हमारी संख्याएं जो होंगी 2 से विभाजित नहीं होंगी। तो यहाँ पे लिखोगे आप, लिखोगे क्या कि यदि संख्या का अंतिम अंक यह आता है तो यह क्या मान लेते हैं 0, 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो संख्या 2 से विभाजित होगी। क्या होगी? विभाजित होगी। बात समझ में आई? अब देखो यहाँ से कंसेप्ट आप लोगों को जाना कि क्या 2 का विभाज्यता नियम कहता क्या है। यदि दी गई संख्या के अंतिम अंक यानी इकाई का अंक, क्या इकाई का अंक 2 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 8 है, तो हम कहेंगे कि वह दी गई संख्या टोटली 2 से क्या होगी? विभाजित होगी। बात समझ में आई? तो आगे चलते हैं। अगला कंसेप्ट आता है 3 का विभाज्यता नियम होता क्या है। बात समझे या भाई? तो 3 का कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में मान लेते हैं आपके पास, यहाँ पे देख लो भाई एग्जाम्पल जब देखोगे तो मान लेते हैं कोई नंबर है 7, 6, 8, 9, 5, 4, 3, 2, 1, फिर लास्ट में 0। बात समझे? यानी इतना बड़ा नंबर है, हम इसको चेक करेंगे कि यह 2 से डिवाइड है या नहीं। तो लास्ट अंक आपको दिख गया 0, तो जब लास्ट अंक दिख गया 0 तो यहाँ से अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो शेषफल क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा। क्या आएगा? शेषफल 0 आएगा। तो हमें पूरा भाग देने की ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट भाग देंगे। तो आपका लास्ट अंक अगर 0 दिखा, 2 दिखा, 4 दिखा, 6 दिखा, 8 दिखा, तो हम बता देंगे कि दी गई संख्या पूरी तरह से क्या होगी? डिवाइड हो जाएगी। क्लियर हुई बात? तो आगे चलते हैं, हम 3 का विभाज्यता नियम पढ़ेंगे। तो 3 का विभाज्यता नियम क्या होता है? यानी नियम आपका सेकेंड आता है, नियम सेकेंड यानी नियम में क्या लिखे थे हम? नियम फर्स्ट था तो वहाँ सेकेंड लिख लो भाई। नियम सेकेंड होता है क्या? नियम सेकेंड किसका? 3 का विभाज्यता नियम। ठीक, जब 3 का विभाज्यता नियम पढ़ोगे तो इसमें क्या होता है कि इसमें देखो भाई, अब आपको करना होता है सभी डिजिटों का योग। ध्यान देना कि अगर हम दी गई संख्या के प्रत्येक नंबर को, यानी दी गई कोई नंबर आपका इतना बड़ा होगा, जब इतना बड़ा नंबर दिया होगा तो इनके कोई एक नंबरों को हम प्लस करेंगे। क्या करेंगे? एक नंबरों को हम जब प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद जो रिजल्ट आता है, क्या कहता है? प्लस करने के बाद जो रिजल्ट आता है तो दी गई संख्या टोटली क्या होगी? 3 से। यदि आपका रिजल्ट आ गया, मान लेते हैं आपका रिजल्ट जो आया यानी योगफल जो निकल के आया वह 3 से अगर विभाजित है, क्या है? 3 से विभाजित है, तो वह दी गई संख्या भी क्या होगी? 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, जिस तरह से आपने 3 का देखा है उसी तरह से यहीं पे हम लिख देते हैं 9 का विभाज्यता नियम। यहीं से समझने के लिए आप लोग लिख लो 9 का विभाज्यता नियम। चलो हम इसको लास्ट में बताएंगे कि इसी प्रकार 9 का भी नियम लागू हो सकता है। ठीक, तो आते हैं बात करते हैं, कोई नंबर मान लेते हैं एग्जाम्पल में क्या लोगे? तो मान लेते हैं यही कोई नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यह कोई नंबर है आपका। तो इन नंबरों को आप क्या करोगे? जोड़ोगे। क्या करोगे? इन नंबरों को आप प्लस करोगे। तो प्लस करने के बाद क्या किए? आप इन नंबर को प्लस किए, तो प्लस करने के बाद आपको कोई नंबर इतना बड़ा मिला होगा। अगर हम इसको 3 से डिवाइड किए, क्या किए? 3 से डिवाइड किए, अगर शेषफल आपका कितना आ गया? शेषफल 0 आ गया। तब क्या होगा?
तब दी गई संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो गई। यहाँ पे लिखोगे क्या कि वही लिखोगे ना कि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या, अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या वह संख्या पूरी तरह से विभाजित होगी। पूरी तरह से विभाजित होगी। बात क्लियर? तो देखो हमने कहा कि अगर आपके पास कोई नंबर दिया गया है इस तरह से, उसके प्रत्येक अंकों को आप अगर ऐड कर दे रहे हो, जब प्रत्येक अंकों को ऐड कर दे रहे हो तो वहाँ से जो आपका रिजल्ट आता है ऐड करने के बाद, अगर वह 3 से पूरी तरह से डिवाइड है, तो यह जो नंबर टोटल होगा, यानी यह जो नंबर आपका टोटल होगा वह 3 से पूरी तरह से विभाजित होगा। तो यहाँ से नोट में थोड़ी सी बात लिखना, आप क्या नोट डालोगे थोड़ी सी उसमें लिखना को यह नियम 9 पर भी लागू होता है। यह नियम 9 पर भी लागू होता है। ठीक, बात समझे? तो आशा करते हैं आपको दूसरा नियम भी समझ में आया होगा। अगला नियम आता है 4 का नियम, यानी जब आप अगला पढ़ोगे, यानी नियम नंबर तीसरा क्या कहता है? नियम तीसरा में आप 4 का विभाजिता नियम पढ़ोगे। क्या होता है 4 का विभाजिता नियम? तो देखो भाई, हम कहेंगे ना कि अगर आपके पास 4 का विभाजिता नियम पढ़ोगे तो क्या आता है कि इसमें देखो, अब हमको ध्यान देना, इसमें कहता है कि यदि आपके पास कोई लंबा डिजिट है तो लंबा डिजिट को हम 4 से भाग ना देकर केवल लास्ट के इकाई और दहाई वाले अंक, क्या अगर हमको 4 से डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे कि लास्ट का 2 अंक, यानी जिसमें हम इकाई अंक देखते हैं और दहाई अंक, केवल लास्ट के 2 अंक अगर 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहे हैं तो वह दी गई पूरी नंबर क्या होगा? 4 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे लिखोगे, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं आपके पास कोई नंबर आता है, हाँ कोई नंबर है इस तरह से दे दिया है, यहाँ पे कोई नंबर कई ठे दे दिया। जब कई ठे नंबर दे दिया तो हमको केवल लास्ट वाले 2 अंक देखने होंगे। कौन से अंक? लास्ट 2 अंक। अगर यही लास्ट 2 अंक क्या होंगे, यानी यह मान लेते हैं 4 है, यह मान लेते हैं 2 है, नहीं तो देख लो दोनों को बराबर कर लो, 4 है यह आपका 8 आ गया। ठीक, तो हम इस पूरी संख्या को ना देखकर केवल हम 4 और 8 को देखते हैं। तो जब 4 और 8 को देखेंगे, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यह पूरी तरह से क्या हो गया? डिवाइड हो गया, यानी शेष कितना आ गया? शेष 0 आ गया। जब शेष 0 आ गया तो हमारी पूरी संख्या क्या होगी? 4 से डिवाइड हो जाएगी। अगर आपने इकाई और दहाई के दोनों अंकों को 4 से भाग दिया, अगर वह शेष 0 दे दिया, क्या दे दिया? शेष अगर 0 दे दिया तो हमारी दी गई संख्या पूरी तरह से 4 से डिवाइड हो जाएगी। बात क्लियर हुई? तो इसको लिख लेंगे थोड़ा सा, क्या लिखेंगे? यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 डिजिट, यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक लिख लो हिंदी में, अंक 4 से विभाजित हैं तो दी गई संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक, यानी दी गई संख्या पूरी तरह से 4 से क्या होगी? विभाजित हो जाएगी। बात क्लियर हुई? तो देखो अपने अभी तक पढ़ा क्या? 2 का नियम, 3 का नियम, 4 का नियम।
अगला नियम आता है 5 का, जो आसान है। तो 5 के नियम को पढ़ेंगे हम, क्या करेंगे, 5 के नियम को जब हम पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, यानी नियम आपका अगला आता है नियम नंबर, ऐसे यहाँ से आसानी से, नियम आपका अगला है ना 4, जिसमें आप लोग पढ़ोगे 5 का विभाज्यता नियम। ठीक, जब 5 की विभाज्यता नियम को पढ़ोगे तो क्या उसमें होता है, इसमें कुछ होता नहीं है, बस केवल आपको, जैसे 2 को आपने देखा था कि इकाई का अंक क्या होता है, लास्ट अंतिम डिजिट जो होना चाहिए वह 2 के लिए 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। लेकिन जब 5 की बात आती है तो 5 का जो अंतिम अंक होगा, यानी अंतिम अंक क्या होगा, या तो वह 0 हो, क्या हो, या तो वह 0 हो, या तो 5 हो, या तो वह 0 हो, या तो 5 हो, यानी 0 हो या 5 हो, यानी यही 2 संख्या अगर आ गई, क्या आ गई, यही 2 संख्या अगर आ गई लास्ट के अंतिम डिजिट में, तो हमारी दी गई संख्या क्या होगी, पूरी तरह से विभाजित होगी। बात समझे? तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे कि यदि दी गई संख्या का अंतिम अंक 0, 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। बात क्लियर? तो हमने कहा कि यदि आपके पास 4 और 5 का विभाज्यता नियम, 4 का विभाज्यता नियम जब पढ़ना है, तो जब 4 का विभाज्यता नियम पढ़ोगे तो क्या आता है, 5 का विभाज्यता नियम 5 का, तो उसमें अगर लास्ट अंक 0 हो, 5 हो, 0 हो या 5 हो, यानी इन्हीं दोनों में से कोई नंबर हो, तो वह दी गई संख्या पूरी तरह से क्या होगी, डिवाइड होगी। बात क्लियर? आगे चलते हैं। आगे आता है आपका 7 का नियम। 7 का नियम थोड़ा सा है लेंदी, लेकिन उसको समझेंगे हम। देखो 7 का नियम कहता क्या है, ध्यान देना। देखो 7 का नियम कहता है कि यदि हम दी गई संख्या के अंतिम अंक को, यदि दी गई संख्या के अंतिम अंक को, थोड़ा सा इसमें है कंसेप्ट अधिक, लेकिन ज़्यादातर यह पूछा नहीं जाता है। आप लोग बस 2, 3, 5, 7 नहीं होता है, 9 का आप जान लिए, फिर 8 होता है, 8 आपकी क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या होने के नाते इसको आप अभाज्य गुणनखंड के अंतर्गत नहीं रख सकते। ठीक, यानी 2 पढ़े, 3 पढ़े, 5 पढ़े, यानी 4 को हमने बता दिया, ठीक है। लेकिन 2, 3, 5, 11, 2, 3, 5, 11 तक बात आती है, तो हम भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं उसको। लेकिन 7 का नियम क्या कहता है, यदि दी गई संख्या के अंतिम अंक का स्क्वायर करने के बाद, क्या करने के बाद, स्क्वायर करने के बाद, यदि दी गई संख्या का क्या करते हैं, यदि दी गई संख्या मान लेते हैं 7 का विभाज्यता नियम अगला है, नियम 5 होगा, जिसमें आप पढ़ोगे 7 का विभाज्यता नियम। देखो इसमें होता क्या है, इसमें होता नहीं है कुछ, बस थोड़ा सा कंसेप्ट होता है। क्या होता है, 7 का विभाज्यता नियम कहता है कि यदि दी गई संख्या का अंतिम अंक का, यदि दी गई संख्या के अंतिम अंक का हम दोगुना कर दें, तो दोगुना करने के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होता है, इसी रिजल्ट को इससे क्या करते हैं, माइनस करते हैं बची हुई संख्या से। यानी इसको आप ब्रेक कर दोगे, इसके बाद जो बची हुई संख्या होगी उससे माइनस करोगे, तो माइनस करने के बाद अगर वह तो पूरी तरह से डिवाइड होती है, तो दी गई संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। बात क्लियर? देखो इसमें करना क्या होता है कि आपके पास जो लास्ट अंक दिया होगा, क्या होगा, लास्ट अंक जो दिया होगा उसको हम दोगुना करेंगे। दोगुना करने के बाद जो नंबर यहाँ पे आता है, क्या आता है, जो नंबर यहाँ पे आता है, बचे हुए नंबर को आप पूरी तरह से इसमें डिवाइड करोगे। इसे मान लेते हैं आपके पास कोई नंबर आपका है, मान लेते हैं आपका कोई नंबर 63, ठीक। तो 63 को देखना होगा 7 से किस तरह से डिवाइड, तो जब 7 से डिवाइड करना होगा तो आप इसका दोगुना करोगे। जब दोगुना करोगे तो यह दोगुना करोगे तो कितना होगा, 3 दूना 6 होगा। अब बचे हुए नंबर से आप घटाओगे, क्या करोगे, बचे हुए नंबर से आप घटाओगे, 6 माइनस 6 होगा, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाए। जब 0 मिल गया तो दी गई संख्या पूरी तरह से डिवाइड। ठीक, आशा करते समझ में आया होगा। 8 का आप लोगों ने पढ़ा,
7 का विषय इंपॉर्टेंट नहीं है। अब 8 को देख लो। 8 का क्या होता है कि अंतिम 3 डिजिट। कौन अंक? अंतिम 3 डिजिट। थोड़ा सा इसका परिभाषा जान लो, फिर 11 की हम बात करते हैं। देखो 8 में क्या आता है कि अगर हम लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 अंक का अगर हम किसी संख्या से यानी 8 से अगर 3 डिजिट में केवल भाग देते हैं, वह पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, तो दी गई संख्या पूरी तरह से 8 से क्या होगी? डिवाइड हो गई। आते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न में। इस इंपॉर्टेंट आपका 11th है। 11th में क्या होता है, यानी 11 का विभाज्यता नियम। 11 का जब विभाज्यता नियम पढ़ोगे तो वहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंपॉर्टेंट होता क्या है कि बस इसमें बात आती है कि हाँ, अब देखो 11 का विभाज्यता नियम होता क्या है कि आप अल्टरनेट यानी अल्टरनेट अंकों को योग करते हो। जैसे मान लेते हैं आपके पास यह कोई नंबर मिल गया, यह आपका कोई नंबर मिल गया, इतना बड़ा कोई नंबर हो गया, तो इसको जांचना है कि वह क्या है, 11 से विभाजित है कि नहीं है। तो आप करोगे क्या, इसके बाद इसको उठाना, यानी एक एक अंक को छोड़ के जोड़ना है। इसके बाद नहीं कोई अंक छोड़ दो, फिर इसका नंबर आता है तो इसको उठाओ, इसको उठाओ। अब इन दोनों को आपस में जोड़ लो। अब मान लेते हैं यहाँ से जो रिजल्ट आया, कहाँ से? यहाँ से जो रिजल्ट आया, मान लेते हैं यहाँ से जो रिजल्ट आया वह क्या आया? आर आया। फिर यहाँ से जो रिजल्ट आया, मान लेते हैं यहाँ से जो रिजल्ट आया वह आर आया, या तो मान लो यहाँ से रिजल्ट आया वह बी आया, यहाँ से जो रिजल्ट आया वह टी आया। इसी को हम बोलते हैं विकास ट्यूटोरियल। ठीक, तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो जब हम बी और टी माना, तो बी और टी का कंसेप्ट क्या होता है कि यहाँ से आप लोगों ने क्या दिखा, यदि हमने एक जोड़ कर दिखाया बी और यहाँ से एक आया टी, तो यहाँ से इन दोनों में रिलेशन क्या देखने को मिलता है, यदि दोनों पक्षों को क्या करें, बराबर करें। ठीक, थोड़ा सा ध्यान देना। तो या तो इन दोनों को माइनस करें तो 0 आना चाहिए, या तो माइनस करें तो कोई 11 का मल्टीपल होना चाहिए। बात समझे? 11 का 11 हो या 11 का मल्टीपल हो या गुणज हो। बात समझे? इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं, यदि वह शून्य मिल जाता है तो दी गई संख्या 11 से विभाजित होगी। यदि हम इनका माइनस करते हैं, वह 11 मिल जाता है या 11 का कोई गुणज मिल जाता है, तो वह दी गई संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, आप लोग एग्जाम्पल में प्रैक्टिस कर लेना। ठीक, तो आशा करते हैं इन सभी को आप लोगों ने समझा होगा। तो जब समझा होगा तो हम थोड़ा सा इस पे बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि मान लेते हैं आपके पास कह रहा है कि देखो कोई नंबर ले लेते हैं जिसमें से नंबर आपका आता है, आपने कोई नंबर ले लिया, मान लेते हैं 1562 हो गया। अगला नंबर आ गया 1644। ठीक, कह रहा है कि इसका अभाज्य गुणनखंड द्वारा क्या करो, एलसीएम ज्ञात करो। एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करो। अच्छा, अब आप लोगों को थोड़ा सा आसानी होगी कि देखो सबसे अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है, तो 2 का हमने विभाज्यता नियम पढ़ा था। क्या पढ़ा था? यदि लास्ट अंक 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो हमारी संख्या 2 से डिवाइड हो गई। उसी प्रकार आपने सेकेंड वालों में देखोगे तो सेकेंड वाले में 4 है। 4 क्या कहता है, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर 2 से आप डिवाइड करना चाहोगे तो लास्ट अंक होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ में दोनों में उपस्थित है, तो जब दोनों में उपस्थित है लगाओ अभाज्य गुणनखंड विधि। 62 होगा, इसको आप जब भाग दोगे तो कितने से देना होगा, आपको कितने से, 2 से दोगे कट जाएगी, 2 सते 14 होगा, फिर यहाँ से 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 छक्का 12 हो जाएगा। अभी भी देखो लास्ट अंक कितना है, 6 है, तो हमने विभाज्यता नियम में बताया था कि अगर लास्ट अंक 6 है तो वह भी 2 से क्या होगी, डिवाइड होगी। 2 3 6, 2 अट्ठे 16, 2 3 6। अब देखो आ गया 3, तो जब 3 आ गया तो 3 को थोड़ा सा ध्यान देना। 3 को क्या करते हो, अब अगला नंबर आता है आपका क्या, 3, यानी 2 के बाद अगला अभाज्य संख्या तो वह 3 आती है। तो देखो 3 से क्या कट रहा है, 3 का क्या होता है, यानी अंकों का योग देखते हुए अगर अंकों का योग 3 से विभाजित है तो दी गई संख्या पूरी तरह से विभाजित होगी। तो 3 क्या होता है, 8 3 11, 11 3, 11 3,
8 3 11, 11 3 14 होता है, तो 14 होता है तो वह कटेगा नहीं 3 से, यानी 3 जो 14 से भाग दो तो कटता नहीं है। तो किससे कटने की उम्मीद लग रही है? हाँ, अब 3 से तो कटेगा नहीं, तो फिर आप लोग 4 का देखो, 4 से लास्ट 2 डिजिट कटेगा नहीं, 6 का तो 6 से कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, जब 2 और 3 से कटना चाहिए। 7 7 क्या होता है कि देखो 7 7 चौक 28, 7 पचे 35, 35 3 होता है 33 हो जाएगा। 11 से काटोगे तब भी नहीं कटेगा, यानी यह डायरेक्ट इसी से कटेगा का? बोलो भाई, 3 83 किसी से कटेगा? नहीं लग रहा है, हमें उम्मीद है। 7 से काटोगे तो नहीं कटेगा। 11 कम 11, 11 3 33, बस 53 हो जाएगा, नहीं इसी से हो सकता कटेगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आया? 2 गुणे 383। अब इसका जब निकालोगे 16 44 का, जब 16 44 का आप निकालोगे तो क्या आएगा? 2 से काटोगे 2 8 16, 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 2 से काटोगे तो चौक 8, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, अब 441 आ गया। तो 441 क्या कहता है? 4 1 5 1 6, यानी 3 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, यानी 4 1 5 5 1 6, 3 से जब काटोगे तो 3 1 कम 3 होगा, फिर यहाँ पे 3 3 9 होगा, और 3 7 21 होगा। अब क्या आ गया? 7 3 10 1 11 हो गया, तो 11 कटेगा नहीं 3 से, 3 से जब नहीं कटेगा तो 137 से ही कटेगा क्या? 7 1 कम 7, 137 का अभाज्य गुणनखंड होता है 137 1 कम 137 होगा, तो 3 से कटेगा तो नहीं, 4 से तो नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से कटेगा, 7 1 कम 7, 5 57 होगा, नहीं कटेगा। देखो इसका केवल हो सकता है क्या? 2 गुणे 3 गुणे 137। कह रहा है कि इसका HCF ज्ञात करो। तो जब HCF ज्ञात करना होता है तो आप क्या करते हो? मिनिमम कॉमन को लेते हो, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यही आपका HCF होगा। तो आशा करते हैं आपको क्लास समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इन्हीं सब भाजता नियम का प्रयोग करते हुए मिलेंगे। तो देखो भाई, फिर एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है आपका। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वहाँ से विकास ट्यूटोरियल टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।